आज एक बड़ा फैसला लिया गया है, मोहर लगी है वन नेशन वन इलेक्शन पर, जिसको देश की, जिसको समय की जरूरत अलग अलग आधार पर बताया जा रहा है। सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला, बड़ा कदम उठाया गया। लेकिन विपक्ष की तरफ से जितने ट्वीट्स हैं, हर जगह जो उनकी प्रतिक्रियाएं हैं, उनको सुनकर ऐसा लगता है कि विपक्ष को वन नेशन वन इलेक्शन से बहुत बड़ी समस्या है। मेरा बहुत क्लियर सवाल है सर कि आखिर विपक्ष को एक देश एक चुनाव से समस्या क्या है? पूर्णिमा, 15 अगस्त 2024 का आपने नरेंद्र मोदी जी का लाल किले का भाषण सुनवाया और 16 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 4 राज्यों की जगह 2 राज्यों का चुनाव अनाउंस किया और ये कहते हुए कि महाराष्ट्र में अभी बारिश हो रही है, हमारे बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, गणेश पूजा होना है, पितृपक्ष आने वाला है, दिवाली है, दशहरा है, संभव नहीं है चुनाव कराना। हिंदुस्तान में हर 100 किलोमीटर के बाद भाषा और भोजन का कल्चर बदल जाता है मैडम। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सवाल ये पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी जी के वाकई जो वो कहते हैं वो कर भी पाते हैं या सिर्फ सारी बातें उनकी जुमला और हवा हवाई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप बैठी, उत्तर प्रदेश में भी 14 सीटों का बाई इलेक्शन होना था। नॉर्मली चुनाव के बाद जो पहला इलेक्शन होता है उसमें बाई इलेक्शन हो जाता है। उन्हें पता है कि हम पूरी तरह से हारने जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का भी इलेक्शन अनाउंस नहीं कर पाए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, वन नेशन वन इलेक्शन पे चर्चा बिल्कुल हम शुरू करते हैं मैडम, अच्छी बात है, चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है 15 दिन बाद फिर इलेक्शन कमीशन बैठेगा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और 2 राज्यों का वो चुनाव बताएंगे कि इस दिन होना है जी। तो सवाल ये है कि आखिर ये कुर्बानी कौन देगा? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आज मैं पार्लियामेंट में बैठा अपनी असेंबली और अपनी लोकसभा को डिसॉल्व करता हूं और अब देश जो है एक चुनाव के साथ आगे बढ़ेगा, तो बात समझ में आती। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 सालों में 6 राज्यों में तो चुनाव में विधायक और सांसदों को खरीद कर ही अपनी सत्ता और सरकार को बचा रखा है। तो जिस व्यक्ति का, एक मिनट पूर्णिमा बात पूरी होने, जिस व्यक्ति का उद्देश्य जो है वो लोकतंत्र को डिस्टर्ब करके अपनी सत्ता को चलाना है, वो कहां से वन नेशन और वन इलेक्शन की बात को इंप्लीमेंट करेगा? एक और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि बिल्कुल सत्य बात है कि हमारे यहाँ भौगोलिक परिस्थितियां उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक अलग अलग रहती है। अगर हम किसी भी मौसम और महीने का जिक्र कर ले मैडम, तो कहीं अगर गर्मी है तो उसी समय कहीं बरसात है, कहीं जाड़ा है तो कहीं कुछ और सीजन चल रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक कहना और दूसरा उसको एग्जीक्यूट करना, दोनों में एक अंतर है। ठीक है, बस इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ा कहना और एग्जीक्यूट करना, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है धनंजय गिरी जी, जितने भी सुब्रांश राय ने जो बातें कही, उसमें ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि मोदी सरकार इसको बस कह रही है, इसको कर नहीं पाएगी, और यही इनके विरोध की एक बड़ी वजह है। और दूसरा ये कि बीजेपी को डर लगता है कि वो जिन जिन राज्यों में हार जाएगी, कुछ ऐसे ऐसे राज्य हैं, जल्दी से जो इनकी तरफ से संशय हैं, जो इनकी तरफ से सवाल उठाए गए हैं, उस पर फैक्ट आधारित धनंजय जी बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद राकेश शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि मुझे पता आप बहुत कम समय के लिए मेरे साथ हैं, लेकिन पहले धनंजय जी से एक बार जवाब ले लेते हैं। धनंजय जी। पूर्णिमा जी देखिए, पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर गठित कमेटी में वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ये ऐतिहासिक और सराहनीय समय अनुकूल है। हम सभी को इस प्रक्रिया का लोकतंत्र में स्वागत करना चाहिए। हम उस देश के वासी हैं जहां केवल चुनाव होते हैं। रही बात की जो एक साथ चुनाव की बात कर रहे हैं, 1952, 1957, 1962, 1967 4 बार चुनाव ये लोकसभा और विधानसभा के एक साल हुए, जिसमें 50, 52, 51 में 11 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। 2014 में से 30,000 करोड़ और 2019 में 60,000 करोड़ का खर्चा हुआ। और ये लगातार जो टुकड़ों टुकड़ों में होता है, वन पीपुल वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन और राष्ट्र निर्माण का वन मिशन, ही मोदी जी का विजन है। वैसे सुधार के बाद राजनीतिक दल पहले से करते रहे, और ये भाजपा का नहीं, ये भारत का फैसला है। ये भारत का फैसला कैसे? इस पैनल में अमित शाह जी, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, दिनकर सिंह, तमाम लोग बैठे होते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 1983 में इसकी सिफारिश की थी। जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी के अगुवाई में लॉ कमीशन ने 1999 में भी इसको प्रपोज किया था। तो ये जो सारे लोगों की जो मत हैं,
वो राष्ट्र निर्माण के लिए है। सारे लोग नई पीढ़ी को केवल चुनावी राजनीति जानती है, पहचानती है, जबकि राजनीति उच्च मानदंड को स्थापित करने की चीज है, जीवन आदर्श है। राजनीति केवल चुनाव नहीं बल्कि एक मिशन के तौर पे। हम कांग्रेस भाजपा और ये तमाम क्षुद्र बातों में स्वयं को ना फंसाएं। जब राष्ट्र की बात आए तो एक सैद्धांतिक बात करें कि राष्ट्र किस ओर जाएगा, राष्ट्र विकास की अगर प्रगति, हम चुनाव हार जाएंगे कि जीत जाएंगे कि लोकतंत्र को की बात वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने इमरजेंसी लगाई, जिन्होंने 99 बाद राष्ट्रपति शासन लगाया, चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया, लोकतंत्र पर कितने संघातक और पातक हमले किए हैं, मैं उन सब बातों की चर्चा भी नहीं करूंगा। कांग्रेस के उन तमाम चीजों को भी छोड़ दीजिए। अभी बात राष्ट्र की हो रही है, नई पीढ़ी को रहे। चुनाव सुधार की प्रक्रिया के पहले भी हुई है, समय समय पर चुनाव सुधार की प्रक्रिया की कोशिश की जा रही है। इसको चुनावी चश्मे से ना देकर के राष्ट्र निर्माण के आपके सुधार के जो कार्यक्रम है वो विपक्ष को पसंद नहीं आ रहे हैं। कुल मिलाकर ये तो बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश होता है। पूर्णिमा जी क्या है ना कि विरोध के लिए विरोध करना, बस यही बात है सर। मैंने इसीलिए बहुत फैक्टफुली पूछा कि विपक्ष को इससे दिक्कत क्या है और जो उनकी दिक्कत है उसका आपके पास निवारण क्या है, क्योंकि सिर्फ विरोध करने के लिए क्योंकि मैंने इसीलिए पूछा। संस्था है सर, मेरी बात सुनिए, कंधों पे चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। वो अभी एक महीने पहले वो उनकी दिक्कत है ना, वो उनकी दिक्कत है ना। नहीं करा पाएंगे तो आप कह दीजिएगा हर बार की तरह, जैसे आप लोग कहते हैं कि मोदी सरकार फेल हो गई, बल्कि आपके लिए तो विन विन है, आपके लिए विन विन है अगर ये लोग नहीं करा पाते। सुब्रांश जी मेरी बात सुनिए, सुब्रांश जी मेरी बात सुनिए। आज देश जानना चाह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जो चिंगारी का खेल खेल रहे हैं अपने नेताओं कहा कि भाई ये इनकी समस्या है। अगर ये कह रहे हैं कि ये नहीं करा पाए, अगर ये नहीं करा पाए अपने कहे के मुताबिक, तो आप कह दीजिएगा कि फेल हो गए, जैसा आप बहुत सारी चीजों में कहते हैं। ठीक है सुब्रांश जी जरा रुकिएगा। अच्छा धनंजय जी 2 सेकंड प्लीज दीजिएगा, क्योंकि राकेश शुक्ला जी कम समय के लिए, मुझे उनसे प्लीज एक प्रतिक्रिया लेने दीजिए, फिर उसके बाद काउंटर के लिए ओपन करूंगी। राकेश शुक्ला जी, मैं बहुत फैक्टफुली आपसे समझना चाहती हूं, क्योंकि बहुत कुछ कह रहे हैं कि जो अस्थिरता है वो इससे खत्म होगी, वन नेशन वन इलेक्शन, और इस बात का जिक्र लगातार बीजेपी कर रही थी, चुनावी घोषणा पत्र में भी था, लागू कर दिया। एक बात तो ये एस्टैब्लिश कर दी कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन विपक्ष का ये सवाल आपको कितना वाजिब नजर आता है कि ये देश जहां की जनसंख्या इतनी बड़ी है, इतने सारे राज्य हैं, भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग हैं, इसके साथ और भी इफ एंड बट और बहुत सारे फैक्टर्स, ये प्रैक्टिकली कितना फीजिबल है और अभी तक सरकार ने इस पर क्या काम किया है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर फाइनल डिसीजन लेने से पहले? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कोई पहली बार ये पहल नहीं हुई। हाँ। यदि हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार ने पहल किया है, कि इसकी बहुत बेहतर तरीके से पहल हुई थी 1983 में। 1983 से लगातार चलता रहा और हमें तो ये कहना चाहिए डगमगाते हुए ऊपर नीचे चलता रहा। अब रही बात, जो भारत जैसे लोकतांत्रिक यानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में क्या एक साथ चुनाव कराना संभव है? तो संभव है, लेकिन क्या सभी राजनीतिक दलों में सहमति बनाना संभव है? तो मुझे लगता है वो एक मुहावरा है पूर्णिमा जी कि आप तराजू में मेढक नहीं तोल सकते, इसलिए सहमति बनाना असंभव है। अब उसका रास्ता क्या है? उसका रास्ता ये है कि सब लोग राजनीतिक मानस से दूर हटके और दलगत राजनीति के सोच से अलग हटके यदि सहमत होते हैं तो एक साथ विधानसभा लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं और स्थानीय निकाय के चुनाव भी हो सकते हैं। लेकिन यदि आप दलगत राजनीति से अलग नहीं हटते हैं और दबाव की राजनीति बना के चलते हैं तो दूसरा रास्ता है अनुच्छेद 356 का, यानी राष्ट्रपति राज्य की सरकारों को भंग करे और उसके बाद एक साथ चुनाव, जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं लगता। भारत में चुनाव कराने के लिए राज्य सरकारों को भंग करने का कदम उठाया जाएगा, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा। और राज्यों में राज्य सरकारें अपना कार्यकाल कम करके चुनाव में जाएंगी, इसकी संभावना भी नहीं लग रही। तो रास्ता क्या निकाला जाएगा? नहीं, लेकिन ये तो 68 और 69 में पहले हो चुका है ना, विधानसभाओं को भंग किया गया है। जब पहले वन नेशन वन इलेक्शन वाली व्यवस्था थी, जिसका जिक्र भी धनंजय जी भी कर रहे थे, 52 में, 57 में, 62 में, 67 में, उस दौरान भी तो 68 और 69 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई थी। देखिए, विधानसभा भंग करने का यदि आप प्रसंग उठाएंगे तो आप पाएंगे कि आजादी के बाद 2014 से पहले 91 बार कांग्रेस शासनकाल में सरकारों को बर्खास्त किया गया। उसमें सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो इंदिरा जी का है, 45 बार उन्होंने सरकारों को, गैर कांग्रेस सरकारों को बर्खास्त किया। तो ये तो राजनीतिक हो जाएगा, मुझ पे आरोप लगने लगेगा, तो मैं इससे बचना चाहता हूँ। मेरा कुल मिला के ये कहना है कि
मेरा ये कहना है कि सरकार को भंग करने की एक प्रक्रिया रही है और वो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत भंग की गई, लेकिन कारण क्या क्या रहे वो बड़े बड़े अलग अलग कारण हैं, राजनीतिक कारण भी रहे हैं। ठीक है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि 2014 से लेकर 24 के बीच में कई बार ऐसी परिस्थितियां आई हैं, जैसे बंगाल को लेकर हर बार राज्यपाल की तरफ से चिट्ठी आई कि आप बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, वहां संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन हो रहा, कानून व्यवस्था खत्म है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की तरफ से नहीं लगाया गया। दिल्ली में मार्च में केजरीवाल जी गिरफ्तारी के बाद से संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ, सरकार बिल्कुल नहीं थी, एक तरह से देखा जाए तकनीकी तौर पे तो, लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ। इसलिए जो 2-3 कदम है, इनको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि 2029 में एक साथ चुनाव कराए जाने के लिए ठीक है उठाया जाएगा ये कदम कि भाई आप सरकारों को भंग करो। अब उसमें जो सबसे बड़ा मानस है, मुझे लगता है इस देश में एक नई जो परंपरा स्थापित करने का सभी राजनीतिक दलों का मानस रहा है, उसमें सब दलों को चाहिए कि 2-4 महीने 6 महीने का जो कार्यकाल है उसका त्याग करें और 2029 का जो चुनाव हो उसमें भाजपा, कांग्रेस, क्षेत्रीय दल ये अपना मानस बदले और मानस बदल के वो एक प्लेटफॉर्म पे आए और दुनिया के सामने ये उदाहरण प्रस्तुत करें कि भारत वास्तव में एक बहुत ही उत्सवी तरीके से चुनाव को लेता है। जहां तक रही बात नरेंद्र मोदी जी के लिए जो टिप्पणी की जाती है, तो मुझे लगता है जोखिम लेने में वो माहिर हैं। नोटबंदी को लेकर कहा गया, लेकिन उन्होंने नोटबंदी किया और बिना किसी परिणाम की प्रतीक्षा के। धारा 370 को लेकर भी कहा गया कि वो नहीं हटाया जा सकता, लेकिन उन्होंने हटाया।